कुछ वकला ने भी अपने दलाइल दिए हैं या नहीं दिए, जैसे भी किसी ने बॉयकॉट किया या नहीं किया, फैसला अगर महफूज हो गया, इसका मतलब है अदालत बजा तौर पे ये समझ रही है कि बहस मुकम्मल हो गई है और उसके सामने ही बहस होनी थी और यही मौजू बेंच था। 3-2 से फैसला है। 7 जज तो कभी बैठे ही नहीं, आस पास वहाँ बैठे हुए भी किसी ने कहा कि जी मैं वहाँ गया कोर्ट रूम में तो 7 जज बैठे थे, 7 जज के तो बैठे ही नहीं, सुना 5 जजों ने, तो 7 जजों का वोट, ये प्रॉक्सी तो नहीं लगती गवर्नमेंट कॉलेज में जैसा प्रॉक्सी लगती थी कि आप किसी को कह दें कि आप मेरा वोट भी डाल दें। ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जिसने सुना है कि वो ही फैसला दे सकता है, जिसने नहीं सुना वो फैसला नहीं दे सकता। हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है इलेक्शंस के ऊपर किसी के साथ भी बैठ, लेकिन इलेक्शन का एजेंडा हो। जो रुकावट है वो उनकी तरफ से है, क्योंकि वो हमसे क्या बात करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। वो इलेक्शंस नहीं चाहते, उनको पता है वो उनकी सियासी मौत है। हम इलेक्शंस चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन के ही जरिए बचेगा। तो वो अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपनी सियासत बचाने के चक्कर में, अपने NROs को बचाने के चक्कर में वो पाकिस्तान की कुर्बानियां भी देने के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन इल्तिवा केस में समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल ने दौरान समाअत बहुत अहम रिमार्क्स दिए कि अदालत ही इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ा सकती है, लोग मनपसंद जजों से फैसला कराना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और फैसला न मानने का ऐलान भी किया गया था, जिस पर आज समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपने बॉयकॉट खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर बॉयकॉट करना है तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने, बॉयकॉट नहीं किया तो लिख कर दें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सवाल उठाया था कि इलेक्शन कमीशन 8 अक्टूबर की तारीख कैसे दे सकता है। कानून किसी को इलेक्शन मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता है, अदालत ही इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ा सकती है। 1988 में भी अदालत के हुक्म पर इंतखाबात आगे बढ़ाए गए थे। अदालत जमीनी हकायक का जायजा लेकर हुक्म जारी करती है, जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है। अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था, इलेक्शन कमीशन का हुक्म बरकरार रहा तो बाकी इस्तदाएं खत्म हो जाएंगी। अब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं और दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत जो इन अहकामात को मानने से इनकार कर रही है, मौजूद जज साहिबान पर अदम एतमाद भी जाहिर कर रही है और इलेक्शन में ताखीर भी चाहती है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी इत्तेजाज एहसन साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। इत्तेजाज एहसन साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब KP के इलेक्शन इल्तिवा केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि मुतवक्का फैसला जो है, मुतवक्के फैसला वो क्या आ सकता है? फैसला मेरे ख्याल में अगर महफूज आज उन्होंने कर लिया है, अगर और वो मुकम्मल हो गई उस पर बहस, और अगर अटॉर्नी जनरल ने भी और दीगरान कुछ वकला ने भी अपने दलाइल दिए हैं या नहीं दिए, जैसे भी किसी ने बॉयकॉट किया या नहीं किया, वो फैसला अगर महफूज हो गया, इसका मतलब है अदालत बजा तौर पे ये समझ रही है कि बहस मुकम्मल हो गई है और उसके सामने ही बहस होनी थी और यही मौजू बेंच था। ये भी मौजू बेंच था। उन्होंने कोई नया बेंच या बड़ा बेंच बनाने की जरूरत महसूस नहीं की और उसमें मैं समझता हूँ बन भी नहीं सकता था। उसकी वजह आप देखें, कोई और बेंच फुल कोर्ट भी कुछ भी नहीं बन सकता था। इस बेंच ने बाई मेजॉरिटी पहली मार्च को जो फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप फौरन इलेक्शन कराएं और उसको हिदायत की चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि फौरन मशवरा करो गवर्नर से भी और सदर के साथ भी और इलेक्शन डेट दो, जो कि 90 दिन से तजावज़ तो अब होंगी, लेकिन कम से कम तरीन तजावज़ हो। उसने इसी के तहत 30 अप्रैल तीनों ने अपने ये पंजाब के बारे में एक्सेप्ट करके और वो
और 30 अप्रैल सुना दी, जो कि बजाय 14 अप्रैल के वो इतने 16 दिन का सिर्फ इजाफा था। तो ये बड़ा बिल्कुल सही फैसला था। इसको जब ले गया खुद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है 8 अक्टूबर पे, तो वो उसका इख्तियार ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 1 मार्च को किया गया जो फैसला दुरुस्त था, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर 30 अप्रैल की बजाय 8 अक्टूबर तक इलेक्शन को क्यों ले गए हैं? और सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का जो फैसला है 4-3 का था, 3-2 का था, इस पर भी एक बहस मुसलसल जारी है। और पहली बात तो ये है कि अदालत ने ये मान लिया और समझ लिया कि उनका फैसला हतमी था, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 की अक्सरियत से 5 मेंबर बेंच ने दिया था। और इसमें मैं ये अर्ज कर दूं आपको मजीद कि ये जो ये किस तरह मैं कहता हूँ कि ये हतमी था और ये मुकम्मल बेंच था। पहले 9 मेंबर बेंच बना, 9 मेंबर बेंच में से 2 निकल गए, जो इस बिना पे कि उनके बारे में बहुत कहा गया कि जी आपने चूंकि रेफर किया था ये पॉइंट चीफ जस्टिस को, इसलिए आप नहीं बैठे। ये गलत मंतक था, पर वो अंडर प्रेशर आए, उन्होंने छोड़ दी। 2 और ने छोड़ दिया। पहले 2 थे एजाजुल हसन साहब और नकी साहब, दूसरे 2 थे अतर मिनल्ला साहब और याया अफरीदी साहब। इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने कहा कि ये बनता ही नहीं है केस, हम इसमें नहीं बैठते, छोड़ गए। और अब 9 मेंबर बेंच ने ये मशवरा दिया खुद चीफ जस्टिस को कि चीफ जस्टिस साहब आप इस बेंच को इसकी तश्कील असर 9 कर दें, यानी रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच। वो पिछले बेंच खत्म हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच। वो उन्होंने 5 मेंबर जो 2 निकले, 2 निकले, दूसरे 4 निकल गए, और 9 में से 5 जो रह गया उनका बेंच बना दिया। अब 9 का जब 5 का बेंच बनाया तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। पहला ही जुमला उसके ऑर्डर का, पहली मार्च का जो ऑर्डर है, पहला ही जुमला ये कहता है कि वी बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3 to 2 by a majority of 3 to 2 we pass this order। अब वो majority, ये 5 जजों के उस पर दस्तखत है, उन्होंने पास कर दिया वो ऑर्डर। उसमें हुक्म दे दिया कि आप इलेक्शन कराएं और फौरन कराएं, और 90 दिन से अगर तजावुज़ हो तो बिल्कुल करीब तरीन हो 90 दिन के, और कम तरीन तजावुज़ हो। अच्छा, तो एतजाज सब जब 1 मार्च को फैसला हो गया तो फिर हुकूमत फुल कोर्ट का मुतालिबा हुकूमत ने क्यों किया गया हुकूमत की जानिब से? अब ये उन्होंने ऑर्डर जो कर दिया, उसके बाद कोई और तो ऑर्डर आना ही नहीं। उसके बाद कोई फुल कोर्ट के बैठने का मकसद नहीं है, कोई लार्जर बेंच के बैठने का मकसद नहीं। ये पता नहीं कहाँ से निकाल के ला रहे हैं कि जी आप फुल कोर्ट करें। फुल कोर्ट क्यों करें? क्या बात सुन सकता है फुल कोर्ट? फुल कोर्ट कुछ नहीं सुन सकता। वो मैटर फाइनली डिसाइड हो चुका है। जो मामला इन बेंचेस 9 से 3 तक ये था, और खुद जो 2 इख्तलाफी नोट वाले थे, मंसूर अली शाह साहब और मंदो खेर साहब, दोनों ने इस पे दस्तखत किए थे कि ये 2 और 3 की अक्सरियत से फैसला कर रहे हैं, यानी 2 और 3 हुए 5 मेंबर बेंच का बिल्कुल एक उसकी तस्दीक होती है, उसमें एक अथॉरिटी है, और ये दोनों मान रहे हैं। अब वो जब उसके बाद अच्छा इस 5 मेंबर बेंच ने बहस सुनी, बाकायदा बहस सुनी, और उसके बाद फैसला दिया। 3 दिन बहस होती रही, तो सुनते रहे। किसी ने नहीं कहा कि वो 2 मेंबर और भी साथ बैठने चाहिए। अब जब ये फैसला हो गया तो अब परेशान हुए हुकूमती भी और वो कि जी ये किस तरह इसको 7 मेंबर किया जाए, और फिर ये बनेगा वो 2 मेंबर जो प्रो या एंटी चीफ मिनिस्टर है,
वो चीफ जस्टिस है, वो अच्छा एतजाज साहब, ये अक्सरियत हो जाएगी। ठीक है। अच्छा एतजाज साहब, एक और सवाल, अगर अभी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को एक्सेप्ट नहीं करती, तस्लीम नहीं करती, तो फिर क्या नताइज हो सकते हैं? दूसरा है कि हुकूमत की जानिब से मुसलसल जो मौजूद जज साहिबान हैं उनको ललकारा भी जा रहा है। देखें जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई 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 उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता या उससे इनकार नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जैसे मैंने आपको बताया 3-2 से फैसला है। 7 जज तो कभी बैठे ही नहीं, किसी ने देखे 7 जज आसपास वहाँ बैठे हुए भी? किसी ने कहा कि जी मैं वहाँ गया कोर्ट रूम में तो 7 जज बैठे हुए, 7 जज के तो बैठे ही नहीं। सुना 5 जजों ने, तो 7 जजों का वोट, ये प्रॉक्सी तो नहीं लगती गवर्नमेंट कॉलेज में जिस तरह प्रॉक्सी लगती थी कि आप किसी को कह दें कि आप मेरा वोट भी डाल दें। ये सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट में जिसने सुना है केस वो ही फैसला दे सकता है, जिसने नहीं सुना वो फैसला नहीं दे सकता। ही इज आउट ऑफ इट। और ये चीज बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। और इसमें ये जो फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे ही रहता है कि यही फैसला है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है और इतने तजावुज़ को मिनिमम तजावुज़ की इजाजत देते हैं, तो ये फैसला मैं आपको कह दूं हर एक पे मानना लाजिम होगा और हर एक मानेगा, हर एक मानेगा। इस पे हर एक मानेगा, चाहे कोई हर पे लाजिम होगा। वज़ीर आज़म हो, कोई वफाकी वज़ीर हो, कोई ये सिपह सालार हो, कोई रेंजर्स का डायरेक्टर जनरल हो, कोई एजुकेशन का हो, हर एक को मानना पड़ेगा। ये आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अच्छा एतजाज साहब, आप कह रहे हैं हर एक कोई फैसला मानना पड़ेगा, तो ये जो हुकूमत ने बेंच के बॉयकॉट का फैसला किया था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर इस हवाले से कानून क्या कहता है? आज भी आपने देखा जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा आओ भाई कौन बॉयकॉट करता है लिखते दो, बॉयकॉट करता है, तो मेरा ख्याल है किसी ने नहीं लिखते दिया कि हम बॉयकॉट करते। और ये कहना सुप्रीम कोर्ट को कि जी हम बॉयकॉट करते हैं, कुछ ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए भी, पाकिस्तान में किसी के लिए ये मुमकिन नहीं है। तो ये इलेक्शन उसी तरह होंगे जिस तरह सुप्रीम कोर्ट अब अपने महफूज किए हुए फैसले पे कहेगा। और वकील वकला भी इसमें मुतरक हो गए, वो भी समझ गए कि जो इस नजरिए के खिलाफ है, जो इलेक्शन को डिले करना चाहते हैं, वो आइन से इनराफ कर रहे हैं और वो उस पे लगा रहे हैं, उस पे इनसार कर रहे हैं नजरिया ज़रूरत पे। नजरिया ज़रूरत क्या है? मार्शल लॉ की नजरिया ज़रूरत यहाँ हमारे यहाँ जस्टिस मुनीर से बाद अब आज तक नजरिया ज़रूरत के मूजिद वो थे और हमें हर मार्शल लॉ को जवाब बख्शने के लिए नजरिया ज़रूरत आ जाता है। आइन को तहस नहस करते हैं ये जनरल और वो आ जाता है नजरिया ज़रूरत आके और उनकी ये जुडिशरी उस बुनियाद पे उसको जायज करार दे दी थी। मार्शल लॉ को भी नजरिया ज़रूरत एक तरफ है और आइन दूसरी तरफ है। नजरिया ज़रूरत मुनीर, जस्टिस मुनीर की, चीफ जस्टिस की विरासत है, आइन पे जस्टिस कॉर्नेलियस की विरासत है। और उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस डट के खड़ा है आइन के साथ, और वकला इंशाअल्लाह आज से शुरू हो गया है, उसका पूरी तरह दफा करेंगे। कोई समझे कि वो ये बना देंगे सज्जाद अली शाह, इसको बिल्कुल भी सज्जाद अली शाह बनने देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। तो एतजाज एहसन साहब फरमा रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करे तो आईने पाकिस्तान के तहत वज़ीर आज़म समेत चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, जिस ओहदे पर भी हो, उस फैसले का जो इतलाक होगा जिस शख्स पर भी होगा उस पर लाजिम है कि वो फैसले पर अमल दरामद करेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला की राय जानेंगे। अभी मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। जुल्फी बुखारी साहब, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन इल्तिवा के हवाले से फैसला महफूज कर चुकी है, अब ये कल फैसला आ जाएगा, लेकिन हुकूमतें चाहती कि इलेक्शन ताखीर से हो। खान साहब ने 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराने का इंदिया दिया है, वरना एहतजाज का कहा है। आप आइंदा दिनों में माहौल क्या देख रहे हैं और तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी? फैसला क्या मुतवक्की है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं?
आई थिंक अगर आज के रिमार्क्स से देखें और अगर आप हर जज की ओपिनियन देखें या हर मेजॉरिटी आप वकीलों की ओपिनियन देखें तो बल्कि जो पीडीएम के भी जो या इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो भी अगर आप देखें उनके लिए बड़ा मुश्किल केस था लड़ना, क्योंकि कोई पॉइंट्स नहीं थे आर्ग्यू करने के लिए। कल तो इंशाल्लाह डिसीजन आ जाएगा, लेकिन अगर किसी जज को कोई अपनी ओपिनियन दे तो वो एक रिटन ओपिनियन दे दें कि क्यों कल का अगर फैसला इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो तो वो रिटन ओपिनियन दे दे कि क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होना चाहिए था, और फिर उस रिटन ओपिनियन में अगर कोई वजन हो तो पूरा मुल्क देख लेगा। लेकिन अगर आप देखें कि ऐसा कुछ है नहीं, एनी पॉइंट जो भी कोई वकील या जज आर्ग्यू करना चाहे वो उस पॉइंट पे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि 90 डेज़ के अंदर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। वो एक नॉन नेगोशिएबल पॉइंट है। तो उसके अलावा आप जो मर्जी ऐड कर दें कि जी पैसे नहीं है, वो भी आज तेरी रद्द की गई थी असद उमर साहब के से हमाद अज़हर साहब से। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक चीफ जस्टिस ने बेहतरीन रिमार्क दिया है कि सिर्फ आर्मी नहीं है, एयरफोर्स भी है, नेवी भी है, ये भी हमारे मुल्क के फोर्सेस हैं और इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बंदों की कमी तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो भी हुकूमत ने बेंच के बॉयकॉट का फैसला किया था, जुल्फी बुखारी साहब, आपसे पहले तजाज़ एहसन साहब भी मेरे साथ मौजूद थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने कहा ये मुमकिन नहीं है, फ़ैसला जो भी होगा सबको मानना होगा। तो ये जो बाइकआउट का फ़ैसला किया गया था हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत की जानिब से मुसलसल मौजूद जज साहिबान को ललकारा भी जा रहा है, तनकीद तो एक छोटा लफ्ज़ है, ललकारा जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, आई थिंक वो जो बॉयकॉट का था कल रात तक थोड़ा बहुत चला था, फिर आज सुबह तक उन्होंने वापस ही ले लिया। और बल्कि आई थिंक जज के सामने यही कह रहे थे कि मैंने तो नहीं किया, इसने किया होगा। वो कह रहा है मैंने नहीं किया, उसने किया होगा। तो वो जल्दी से वहाँ से रिट्रीट, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि लिख के दे देना किस किसने बाइकआउट करना है, फिर लिख के किसी ने दिया नहीं जी, दिया नहीं। और दूसरी बात ये, मेन चीज़ ये कि जब आप वहाँ बैठ के अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे होते हैं तो बात तो ख़त्म हो गई है ना, आपने आर्ग्यूमेंट्स आपने दे दिए हैं। इट मीन्स दैट यू हैव पार्टिसिपेटेड। तो वंस यू हैव पार्टिसिपेटेड तो रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आए तो आप फिर तब तो नहीं रो सकते ना कि मैंने नहीं खेलना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरा यही सवाल था कि रिजल्ट अगर उनके मुताबिक नहीं आता है, फैसला जो होगा वो देखा जाएगा, अभी तो किसी को नहीं पता। तो जो भी फैसला आता है अगर इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं आता है तो फिर आगे फिर आप क्या देखते हैं? देखिए, आई थिंक वो घबराए हुए इसलिए और अभी से आपको चीखें सुनाई दे रही हैं क्योंकि फैसला कुछ और आ नहीं सकता। कानून बहुत ही वाज़ेह है। मैंने पिछले दिन ट्वीट भी किया था एग्जैक्ट एक्ट और लॉ जो था 90 डेज़ का, तो वो एक्सट्रीमली क्रिस्टल क्लियर है। मतलब है कि वो आप रात को दिन बोल रहे होंगे और दिन को रात, तो उसमें कोई डिबेट नहीं है। तो इसलिए उनको पता है कि अगर कानून पे फैसला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन पे फैसला हुआ और कोई किस्म का प्रेशर जो डाला जा रहा है वो नहीं लिया जाए, तो उनको पता है कि जो वर्डिक्ट है वो एक ही होगी, जो फैसला होगा वो एक ही होगा। तो इसलिए इनको एक किस्म की मौत पड़ी हुई है। ठीक है ठीक है। अच्छा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फी साहब ज्वाइन करने के लिए। जुल्फी साहब, इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में कहा है कि जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, जिसका वाहिद जो एजेंडा इलेक्शन होगा। तो पीटीआई में कोई टीम तैयार हो रही है मुज़ाकरात के लिए? देखें, अगर इलेक्शंस के बारे में बातचीत करनी है, इलेक्शन के ऊपर मुज़ाकरात करने हैं, तो उस पर तो हमें कोई 10 मिनट नहीं लगने टीम बनाने में। वो तो कोई इशू नहीं, हम तो तैयार हैं। प्रोवाइडिंग एजेंडा इलेक्शंस हों, हाउ व्हेन कब करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें अगर हम तय करनी है एक बैठ के, तो उसके लिए तो पीटीआई तैयार है, फ़ौरन तैयार है बैठने के लिए। क्योंकि हम जेन्युइनली सिर्फ यही बिलीव करते हैं कि मुल्क को आगे लेके जाने के लिए इलेक्शंस लाजमी हैं। देखिए, इलेक्शंस के रिज़ल्ट हमारे फेवर में अगर ना भी आ रहे होते, लेकिन बात यह कि इलेक्शंस के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता।
इलेक्शन के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। ठीक है, अच्छा जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो दूसरी जानब से बड़ा तंज़िया ये कहा जाता है कि आप मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं। अब जिस तरह आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं और हुकूमत नहीं चाहती है, फिर सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि आपकी तरफ के लोग भी और हुकूमत की तरफ से भी जो लोग हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वो एक दूसरे पर तुंदो तेज़ तनकीद के नश्तर बरसा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही होती है। और कई दफ़ा तो मैं माज़रत के साथ कहूँगी कि ऐसी बातें हो रही होती हैं कि वो बहुत ही बिलो दी बेल्ट हो जाती हैं और बहुत ही निजी या ज़ाती ज़िंदगी पर अटैक शुरू हो जाते हैं। तो मुज़ाकरात के हवाले से क्या डेडलॉक कहाँ पर आता है? क्योंकि मुज़ाकरात ज़ाहिर बात है हल है, अगर टेबल पे बैठेंगे बात करेंगे तो ही आगे चलेगा ना। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो इम्पॉसिबल है। और इकोनॉमी को लेकर लोग कितना सफ़र कर रहे हैं आप देख लें कि राशन की तकसीम, आटे की तकसीम में लोग अपनी जान से जा रहे हैं। तो जो सियासतदान होते हैं उनका तो मकसद ही होता है कि वो आवाम के लिए आते हैं, अवामी नुमाइंदे होते हैं, आवाम को रिलीफ देना होता है। देखिए, आप अवामी नुमाइंदे जब होते हैं तो आपको सुनना पड़ता है कि अवाम की पॉल्स क्या है, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं और वो चाहते क्या हैं। और इस वक्त अवाम जो चाहती है वो बहुत वाज़ेह है। पहले तो वो इलेक्शंस चाहती हैं, लेकिन इलेक्शंस के रिज़ल्ट से आपको पता चल जाएगा कि वो PTI और इमरान खान को चाहती हैं। अब बात यही है आपकी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखें, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है इलेक्शंस के ऊपर किसी के साथ भी बैठना, लेकिन इलेक्शन का एजेंडा हो। जो रुकावट है वो उनकी तरफ से है, क्योंकि वो हमसे क्या बात करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। वो इलेक्शंस नहीं चाहते, उनको पता है वो उनकी सियासी मौत है। हम इलेक्शंस चाहते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान इलेक्शन के ही ज़रिए बचेगा। तो वो अपने आप को बचाने के चक्कर में, अपनी सियासत बचाने के चक्कर में, अपने NROs को बचाने के चक्कर में वो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ भी देने के लिए तैयार हैं। तो जब आप इस हद तक चले जाते हैं तो फिर आपके पास कोई और तरीका नहीं होता सिवाय रिजल्टिंग टू बिलो द बेल्ट कमेंट्स, बिलो द बेल्ट किस्म के अटैक्स और इन गिरी हुई जो हरकतें हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या असेंबलीज़ में हो या सेनेट में हो। तो इनके पास और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि वो खान साहब को और किस चीज़ पे अटैक कर सकते हैं, PTI को और किस चीज़ पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, और किस बात पे अटैक कर सकते हैं आप ये कह रहे हैं। अच्छा, खान साहब की जान को जो ख़तरा है, जो आए दिन हम बातें सुनते हैं कि खान साहब की जान को ख़तरा है, फिर उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान है वो बड़ा ज़ेर बहस रहा, बहुत सी तनकीद भी की गई इस बयान को। खैर उन्होंने बाद में क्लियर किया कि उनका कहने का मतलब क्या था। तो आप लोगों की पार्टी इस बयान को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करती रही। अब इस हवाले से जब बातें की जाती हैं जुल्फ़ी बुखारी साहब, ज़ाहिर बात है आपके फॉलोअर्स हैं, खान साहब एक बड़ी पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी जो पार्टी है वो जब सर जोड़ के बैठती है, हिकमत अमली के हवाले से बात की जाए, तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की जाए, तो क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है? बहरहाल बाहर तो वो निकला करेंगे तो नहीं कि वो अंदर बैठ जाएंगे घर में। देखिए, आपने देखा था कि पिछले जलसे में भी, मीनार पाकिस्तान के जलसे पे भी हमने बड़ी पार्टी ने, खान साहब ने बड़ी सेफ्टी मेजर्स लिए थे, और आने वाले वक्त में भी हम ये सेफ्टी मेजर्स लेंगे। ज़ाहिर बात है बहुत लाजमी है कि हम अपने लीडर को प्रोटेक्ट करें और वो ख़ुद भी अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस मुश्किल वक्त से निकलने की से। तो वो हमने लेना है। जहाँ तक राना सनाउल्लाह की बात है, देखें उनने अपने जान से या अपने ज़्यादा से बात कर दी और फिर वापस कमेंट लेना पड़ा, लेकिन ये एग्जैक्टली टिपिकल राना सनाउल्लाह और नून लीग की जो बड़के हैं, मुंह से बस बड़ी बड़ी मूछें रख के ऐसे बातें कर देते हैं और फिर बाद में चूहों की तरह बस पीछे भाग जाते हैं। तो वो हुआ उनके साथ ये है, और जो उन्हें बात कर दी, उनको सिर्फ तनकीद पाकिस्तान के अंदर नहीं दुनिया भर से तनकीद आई थी कि ये कोई सिटिंग इंटीरियर मिनिस्ट्री की ये कोई ज़बान है, लैंग्वेज है, तरीका है, अखलाक है, मतलब है कि उन्हें हर हद क्रॉस कर दी थी। मसला सिर्फ ये था कि उनकी औकात से बहुत बड़ी बात थी और वो कर बैठे, तो इसलिए उनको वापस रिट्रीट करना पड़ा। अच्छा जुल्फ़ी साहब, आइन व कानून से हटकर सियासी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस माहौल में जो माहौल बना हुआ है, अगर आप लोग अभी गवर्नमेंट में होते, हुकूमत में होते, तो फिर आपको क्या एतराज़ात होते? क्या आप इलेक्शन कराते? देखें, इसमें दो फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं। पहली तो ये है कि अगर आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होते, जो आप पब्लिक के मैंडेट से इलेक्ट होके आए हुए होते,
तो आपको पूरा अधिकार है, आपको पूरा हक है कि आप अपनी 5 साल की टर्म पूरी करें। वो बात यहाँ नहीं है। दूसरी बात ये कि चाहे आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, मैं फिर भी एग्री करता हूँ, अगर पीपीपी की गवर्नमेंट होती या नून लीग की गवर्नमेंट होती और वो अवाम से इलेक्ट करके आई हुई होती और ये भी हालात होते, फिर भी उनका हक होता कि वो अपना टर्म पूरा करते। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि जब अवाम ने अपना फैसला सुना दिया हो, जब अवाम सड़कों पे निकल आई हुई हो, जब आपकी सोसाइटी का हर एक सेक्टर और सेक्शन निकल आया हो, अपने इजहार राय दे दिया हो, चाहे रिटन फॉर्म में हो, चाहे स्ट्रीट रैलीज़ के फॉर्म पे हो, चाहे सोशल मीडिया या मीडिया के फॉर्म में हो, मतलब एवरीबडी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में जब उनने अपना इजहार राय दे दिया हो, ओपिनियन दे दिया हो कि हमें इलेक्शंस चाहिए, तो एनी गवर्नमेंट जिसके अंदर थोड़ी सी मॉरल कंपस हो और मॉरल अथॉरिटी हो, वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। याद रखें कि इंग्लैंड में भी जब एक पूरी डिबेट निकल आई EU को, ये इलेक्शन या गवर्नमेंट के बारे में नहीं है, ये सिर्फ कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहें या नहीं रहें। जब गवर्नमेंट वो रेफरेंडम हार गई थी या वो रिजल्ट नहीं, रेफरेंडम हो तो गवर्नमेंट क्या हारेगी, उनने बस जो उनकी ओपिनियन थी वो सेंटिमेंट पब्लिक में नहीं था, तो प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया उसमें। और वो प्राइम मिनिस्टर जो शायद पिछले 20 सालों में सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड में, आज भी आके इलेक्शन लड़े लंदन, इंग्लैंड में, UK में, तो वो इलेक्शन जीत जाए, सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर इन द लास्ट 20 ऑड ईयर्स, बल्कि उनके बाद स्टेबलाइज ही नहीं हो सकी एक लिहाज से कंजर्वेटिव पार्टी। फिर भी मॉरल अथॉरिटी ये कह रही थी कि वो रिजाइन करे, तो उनने रिजाइन कर दिया। यहाँ तो पूरी पब्लिक चीख के लोग अरेस्ट होके, माएँ बहनें बुजुर्ग बच्चे, हर इंसान रोड पे आ रहा है। मतलब है जो उनके पार्टी के भी उनके सपोर्टर्स भी हैं, वो भी कह रहे हैं यार किस्सा मकाओ, इलेक्शंस कराओ, एक तरफ ये चीज़ करो कि मुल्क आगे चल सके। ये क्रॉस द बोर्ड है, चाहे आप PTI के सपोर्टर हो या ना हो। ठीक है जी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात करते हैं जुल्म की जो हमारे साथ हो रहा है, पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ के साथ हो रहा है, और उस वक्त से हो रहा है जब बोल न्यूज़ का आगाज़ हुआ, क्योंकि बोल न्यूज़ के को चेयरमैन शुएब अहमद शेख साहब का अज़म था और है कि बोल ने पाकिस्तान का वो मुस्बत चेहरा दुनिया को दिखाना है जो पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स नहीं दिखाते हैं। और यही अज़म, हक और सच का साथ देने की लगन शायद बोल का जुर्म बना हुआ है, और जुल्म पर जुल्म होता चला जा रहा है, जिसका निशाना कभी बोल के कोच चेयरमैन शुएब शेख साहब को झूठे, जाली और बेबुनियाद मुकदमात की सूरत में भुगतना पड़ता है, तो कभी गैर कानूनी तौर पर झूठे मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी हजारों लोगों के रोजगार को तबाह करके जुल्म ढाया जाता है, कभी पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी जिनमें समी इब्राहिम, इमरान रियाज खान, शहीद अरशद शरीफ, जमील फारूकी, सदीक जान जैसे मुहिब्बे वतन सच्चे निडर सहाफ़ियों को झूठे मुकदमात का निशाना बनाया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, जानलेवा हमले किए जाते हैं। ये जुल्म ही तो है कि जालिम का जब जी करता है बोल की नशरियात को बंद कर दिया जाता है, ना कोई नोटिस भेजा जाता है, ना कोई कानूनी चाराजोई की जाती है, और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ जिसे गलती मान लिया जाए, बल्कि पाकिस्तान के नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़ की नशरियात को 102 बार गैर कानूनी तौर पर बंद किया गया, सिर्फ इस वजह से कि बोल हक और सच के साथ खड़ा है, हक और सच की बात करता है। मगर ये जालिम ये जुल्म करता चला जा रहा है, और हर बार बोल को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, और तसलसल के साथ ये जुल्म अब भी जारी है। इस जुल्म के खात्मे के लिए बोल के को चेयरमैन शुएब शेख साहब ने कौम को पैगाम दिया है। क्या कहना है शेख साहब का, सुनिएगा। अब तो नजर आ रहा है, सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई, 2 चीजों से, मेरा ईमान है 2 चीजों से मिटेगा। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। निजाम बाद में चेंज होगा अदल का निजाम, लेकिन ये अभी फैसले उस तरीके के करने लगे तो चेंज हो जाएगा। ये जुल्म जालिम जुल्म कर ही नहीं सकेगा। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। आप देखो ना भाई, अगर 400 BC का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है,
कि जो इतना तुम शोर करके केस लाए हो, इसमें कौन चीट हुआ है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस, 1.5 साल में बेल में रहा, मतलब अंदर रहा, बेल नहीं हुई मेरी। 82% की आईटी एक्सपोर्ट के बंदे को इस तरीके से जेल में रखा हुआ था। ये क्या मजाक तमाशा था भाई? अगर वहां उस वक्त फैसला हो जाता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई मसला होता। सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। आज तक चल रहा है वो केस, करते ना खत्म हो जाता जुल्म। 102 दिन के बाद अपील, मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस। नहीं करते ये यार, खड़े रहते अपने फैसले पर। मिट जाता जुल्म, नहीं कर पाता जालिम, अपनी चीज चला नहीं पाता। ये नहीं हुआ ये भाई। अभी अदालत में आप ये देखें ना, ब्रिगेडियर पे जब इल्जाम लगा कि उसने रिश्वत दी है और जज ने रिश्वत ली है, झूठा है भाई इल्जाम, ये तो बस ये है ही सब झूठ। लेकिन जब उसने खुद ब्रिगेडियर को एफआईआर ने नामजद नहीं किया एफआईआर में, तो खत्म करते ना केस यार। किस बात का रिमांड था, किस बात का मुझे बेल पे छोड़ा, केस खत्म करते ना आप। मिट जाता जुल्म, नहीं करता जालिम फिर उसके बाद जुल्म। नहीं हुआ ऐसा। लेकिन और मेरा जज बदल दिया यार। मुझे लास्ट मैंने जो पढ़ा था उसमें सुना था जज अपने आप को खुद हटाए केस से तो हटा सकते हैं, या चीफ जस्टिस साहब हटाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो हटा सकते हैं, या तो इन दोनों में से तो किसी ने नहीं हटाया। मगर मेरा जज तब्दील हो गया। पूछा जाए ना यार, रुकते ना इसको, कैसे जज तब्दील हुआ? मिट जाता जुल्म। नहीं कर सकता था कोई जालिम इस तरीके से जुल्म। 102 दफा का जो रिकॉर्ड इन्होंने पैमरा का कायम किया है भाई। एक ही मामला होता है ना कि चेयरमैन पैमरा को कानूनन नहीं कर सकता वो चैनल बंद, अथॉरिटी करती है, चेयरमैन पैमरा कर देता है। बगैर नोटिस दिए नहीं कर सकता, बगैर नोटिस दिए कर देता है। नोटिस के बाद टाइम देना चाहिए, वो टाइम नहीं देता, और उसके बाद सुनना चाहिए अगले का, उसके बाद फैसला होगा। ये सब कुछ नहीं होता और वो बंद कर देता है। फिर हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट कहता है ये गलत हो गया, बहाल हो जाते हैं। तो अगर ये दूसरी दफा के बाद उससे पूछ लेते कि यार हर दफा यही तमाशा हो रहा है यार, उसको फिक्स कर देते चेयरमैन को, वो जो भी बंदा था उस वक्त, मैं लोगों में नहीं उलझा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तीसरी दफा बंद करता कोई, 102 दफा की जरूरत ही नहीं थी। करते ना अदल का उस तरीके, रोक देते उसको। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं इन्होंने, ये समझना है। करते फैसला, रुक जाता। पूछते इनसे यार एफबीआर के पैसे देने हैं इसको पैसे देने के बजाय क्या ऑडिट का घपला लगाया हुआ है यार, तमाशा बनाया हुआ है। मतलब मेरी दोनों टैक्स एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री से मैं ताल्लुक रखता हूं, गेल क्या है, करते खत्म हो जाती कहानी यार, खत्म हो जाता ये जुल्म। पूछते हैं कस्टम के सारे कागज मौजूद हैं, तुम क्या तमाशा लाए हो और क्या जरूरत थी इनको ये करने की? अगर ये एग्जेम्पशन की चीज मौजूद है इसके अंदर, मीडिया के अंदर एग्जेम्प्टेड है उसके अंदर चीज, पूछते खत्म कर देते केस। खत्म हुआ भी था कैसे, यही पूछते फिर कैसे खुल गया, खत्म हो जाता जुल्म। जालिम जुल्म नहीं कर पाता भाई। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, जालिम कुछ नहीं, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ, और खड़ी हो गई है अब। ये दोनों चीजें बल्कि अब नजर आने लगी हैं। हम तो कॉस्ट पे कराए भाई, बस अब हमारी आगे आने वाली नस्लें अच्छा एक पाकिस्तान देख लें। हमारे साथ मौजूद है अनवर मंसूर खान साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर खान साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अनवर साहब, बोल को किसी ना किसी तरह से जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो शुएब शाह शेख साहब की गिरफ्तारी हो, झूठे मुकदमात की सूरत में हो, बोल की नशरियात की बंदिश की सूरत में हो, या बोल के सीनियर एंकर पर्सन पर जुल्म की सूरत में हो, तो कैसे खत्म होगा ये जुल्म? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो हालात हैं वो इस मुल्क का एक अलमिया है। ये हर शख्स जो अपने फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश करता है, जो फंडामेंटल राइट को इन्वोक करने की कोशिश करता है, जो शख्स इस मुल्क में बात करने की कोशिश करता है, सच्ची बात करने की कोशिश करता है, और जो शख्स कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहता है, अनफॉर्चुनेटली उसके खिलाफ स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेना शुरू कर देती है। और ये
बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है इसका, और जाहिर है कि जब ये क्रूशल एस्पेक्ट है तो उस सूरत में हमें कोर्टों की तरफ ही देखना पड़ता है। मुश्किल है, मगर इसके अलावा कोई और चारा है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत वाज़े तौर पर लिखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़े वाज़े तौर पर लिखा है किसी शख्स को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बगैर किसी वजह के। कॉन्स्टिट्यूशन में कैटेगोरिकली लिखा है कि मीडिया जो है आज़ाद रहेगी। ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई हैं एज अ फंडामेंटल राइट, और चूंकि ये फंडामेंटल राइट है इसलिए वो शख्स जो है वो अपने फंडामेंटल राइट को बचाता है, और गवर्नमेंट जो है वो अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बचाने के चक्कर में वो दूसरों के फंडामेंटल राइट को कुचल देती है। ठीक है, ठीक है। अनवर साहब, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी बताया था कि बोल के आगाज से ही जो जालिम की जुल्म की कहानी है बोल के साथ चली आ रही है और हमेशा हक बातिल पर गालिब आया है। ये जुल्म कैसे रुकेगा, क्या देखते हैं आप? देखिए, इसके लड़े बगैर इसको नहीं आपको कर सकते, और आपको लड़ना पड़ेगा। इसका और कोई तरीका है नहीं। गवर्नमेंट के खिलाफ हमारा मुद्दा बड़ा वाज़े है कि आप हम ज्यादती कर रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, और चूंकि आप ज्यादती और जुल्म कर रहे हैं इसलिए हम जो हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलना पड़ेगा, बोल को मुस्तकिल बोलना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई और चारा नहीं। अच्छा अनवर साहब, एक और चीज़, झूठे जाली बेबुनियाद मुकदमात बनाना, फिर उन पर गिरफ्तारियां करना, फिर जमानतों पर रिहाई मिल जाना, लेकिन मुकदमात का चलता रहना, जुल्म का जारी रहना, ये इंसाफ है? नहीं, ये इंसाफ नहीं है। इंसाफ वो है जो कानून में दिया हुआ है। आर्टिकल 10A कहता है कि सबके साथ फेयर ट्रायल होगा, और फेयर ट्रायल का जो मतलब है वो बहुत वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा। ठीक है जी, अनवर मंसूर खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को, यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।